हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राघव। आज आप लोगों को पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करूंगा। इसके पहले पहले लेक्चर में हम लोग ये देख चुके थे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जो कि इस चैप्टर का नाम है, उसमें दो शब्द निकल के आ रहे हैं, पुष्पीय पौधा, दूसरा लैंगिक जनन। तो एक एक शब्द को हम अच्छे से देखते हैं। पुष्पीय पौधा, नाम से ही दिख रहा है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। अगर पुष्प होगा तो उसमें फल का निर्माण होगा। फल के अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं, यानी बीज किसी न किसी चीज से कवर होता है, अर्थात फल के अंदर होता है, जिसके कारण पुष्पीय पौधों को हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आवृत बीजी पौधा तीन शब्दों से मिलकर बना है। आवृत मीन्स आवरण, बीजी मीन्स बीज, पौधा मीन्स पौधा, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज पर क्या होता है? आवरण होता है। इसे इंग्लिश में हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्म। एंजियो मीन्स होता है वेसल, वेसल मीन्स नलिकाएं या वाहिकाएं होती हैं। ये वाहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जाइलम में पाई जाती हैं। और स्पर्म मीन्स होता है सीड, सीड मीन्स बीज, अर्थात ऐसे बीजी पौधे जिनके जाइलम में क्या पाए जाते हैं? वाहिकाएं पाई जाती हैं। जो पुष्पीय पौधे होते हैं, अर्थात आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनके पादप काय क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। तो बीजी पौधा पहले देखे थे। बीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं, आवृत बीजी पौधा, दूसरा अनावृत बीजी पौधा। आवृत बीजी पौधा, आवृत बीजी पौधा, आवृत मीन्स आवरण, बीजी मीन्स बीज, पौधा मीन्स पौधा, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज पर आवरण पाए जाते हैं उन्हें हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। दूसरा जो बीजी पौधा है उसे हम अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। अनावृत बीजी पौधे को तोड़े तो अनावृत बीजी पौधा, अन मीन्स होता है नहीं, आवृत मीन्स आवरण, बीजी मीन्स बीज, पौधा मीन्स पौधा, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज पर आवरण न हो, अर्थात उन पौधों को हम नग्न बीज पौधा कहते हैं। इसे इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड। नेकेड को हिंदी में नग्न कहते हैं, सीड मीन्स बीज, अर्थात नग्न बीज। तो दूसरा शब्द आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन दो शब्दों से मिलकर बना है, लैंगिक और जनन। तो जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने जैसे संततियों को उत्पन्न करते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो यहाँ हम लैंगिक जनन देखते हैं, क्योंकि जो पुष्पीय पौधा होता है वो लैंगिक जनन करता है, क्योंकि इसमें लैंगिक जननांग पाए जाते हैं। वह लैंगिक जननांग क्या होता है? वही लैंगिक जननांग क्या होता है? पुष्प, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो लैंगिक शब्द देखते हैं। लैंगिक शब्द अर्थात लिंग। लिंग क्या होता है? जननांग होता है। तो इसमें दो विपरीत प्रकार के जननांगों की आवश्यकता होती है, एक नर, दूसरा मादा। इन जननांगों कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात पहला पॉइंट क्या हुआ? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें दो विपरीत प्रकार के जननांगों की आवश्यकता होती है। इनके जननांगों कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। इसको देख लेते हैं ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। अर्धसूत्री तोड़ते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध मीन्स आधा, सूत्री मीन्स कौन सूत्र? यानी गुणसूत्र। विभाजन में विभाजन, यानी ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? आधी हो जाती है। ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए? आधी हो जाए। ऐसे विभाजन को हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो युग्मक बनेंगे, जाहिर बात है कि ये जो जननांग होंगे, जननांग की जो कोशिकाएं होंगी, ये कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। तो युग्मक कैसा होगा? अगुणित होगा। अगुणित किसे कहते हैं? द्विगुणित किसे कहते हैं? आगे देखते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज को हम जाइगोट कहते हैं। यह एक कोशिकी होता है जो कि द्विगुणित होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन तोड़ लेते हैं। समसूत्री विभाजन, सम में समान, सूत्री में गुणसूत्र, विभाजन में विभाजन, अर्थात ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? समान रहे। इसके आगे हम लोग देखे थे
कि आवृत बीजी पौधा, इसका पादप काल क्या होता है, द्विगुणित होता है। अब ये द्विगुणित किसे कहते हैं, तो आगे आने वाले लेक्चर में आ गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित ये सब आएंगे, तो देख लेते हैं अभी से ही कि आ गुणित किसे कहते हैं। आ गुणित दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और गुणित। आ मीन्स होता है नहीं, गुणित मीन्स गुना। तो किसका गुना, गुणसूत्रों के समूह का गुना। गुणसूत्रों का समूह गुना ना हो, अर्थात कितने समूह पाए जाए, एक समूह, अर्थात गुणसूत्रों का एक समूह पाया जाता है। जिन कोशिकाओं गुणसूत्रों का एक समूह पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आगुणित कहते हैं। इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। जबकि द्विगुणित, द्विगुणित देखते हैं, द्विगुणित दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वि और गुणित। द्वि मीन्स दो और गुणित मीन्स गुना। किसका गुना, गुणसूत्रों के समूह का, गुणसूत्रों के समूह का दो गुना, जिसे हम द्विगुणित कहते हैं। इसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 एक 23 एक। तो एक गुणसूत्रों का एक समूह, गुणसूत्रों का दो समूह, अर्थात मानव कोशिका क्या होती है, द्विगुणित होती है। जबकि हमारे युग्मक में केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो युग्मक क्या होगा, आगुणित होगा। त्रिगुणित किसे कहते हैं, नाम से दिख रहा है, तीन गुना, गुणसूत्रों के समूह का तीन गुना जिन कोशिकाओं में पाए जाते हैं उसे हम त्रिगुणित कहते हैं। इसे 3n से प्रदर्शित करते हैं। जिसमें चार गुना उसे चतुर्गुणित कहते हैं, उसे 4n से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ ये समझते हैं कि आवृत बीजी पौधा का पादप का अगर द्विगुणित होता है तो क्या इसमें आगुणित भी होता है, तो इसमें आगुणित अवस्था भी पाई जाती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ दो अवस्थाएं निकल के आ रही हैं, द्विगुणित और आगुणित। अर्थात प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, एक युग्मकोद्भिद जो कि आगुणित अवस्था होती है, दूसरा बीजाणुद्भिद जो कि द्विगुणित अवस्था होती है। युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में गैमेटोफाइट कहते हैं, बीजाणुद्भिद को स्पोरोफाइट कहते हैं। तो जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र में ये आगुणित और द्विगुणित एक के बाद एक ये पीढ़ी आती रहती है, जिसके कारण इस शब्द को या इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। नाम से दिख रहा है पीढ़ी, यानी आगुणित और द्विगुणित, ये दो पीढ़ियां होती हैं, एक के बाद एक आना, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के बाद आती हैं उन्हें हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो आज इसके आगे हम देखते हैं। तो अभी तक हम ये देखें कि पुष्पीय पौधे जो कि लैंगिक जनन करते हैं, तो इसमें लैंगिक जनन करने के जो अंग पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। अर्थात पुष्प क्या होता है, पुष्प जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है, जनन अंग होता है। अगर हम पुष्प की खेती के अध्ययन की बात करें, पुष्प की जो खेती होती है उसके अध्ययन की बात करें, तो उसे हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लोरीकल्चर कहते हैं। पुष्प की खेती के अध्ययन को हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अब यहाँ बात आती है पुष्प, तो पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प रूपांतरित प्ररोह को पुष्प कहते हैं। पुष्प किसे कहते हैं, रूपांतरित प्ररोह को, रूपांतरित प्ररोह को हम पुष्प कहते हैं। प्ररोह को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। ये जो प्ररोह है, प्ररोह क्या होता है, तरुण तना होता है। अर्थात ये हम ये कह सकते हैं कि पादप में पुष्प विकसित होने से पहले ही यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प होने वाला है। इस तरुण तने को हम पुष्पीय आद्यक कह सकते हैं, पुष्पीय आद्यक, पुष्पीय आद्यक कह सकते हैं। और इस पुष्पीय आद्यक में हार्मोनल चेंज होने के कारण, हार्मोनल चेंज होने के कारण पुष्प का निर्माण होता है। तो ये हार्मोन कौन से होते हैं, इन्हें हम नाम दिए हैं फ्लोरीजन। आगे चल के हम बताएंगे कि फ्लोरीजन नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ फ्लोर धन जिन है, जिन आज के बाद याद रखना है, जिन शब्द कभी भी आए तो मीन्स होता है उत्पन्न करने वाला। जिन मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करने वाला। और फ्लोर मीन्स हो गया फ्लावर,
फ्लोर मीन्स क्या हो गया, फ्लावर, अर्थात फ्लावर उत्पन्न करने वाले हार्मोन को हम क्या नाम दिए, फ्लोरीजेन नाम दिए। तो जेन शब्द कभी भी आ जाए तो याद रखना है उत्पन्न करने वाला, जैसे लैक्टोजेन, यहाँ देखो लैक्ट दूसरा जेन, लैक्ट शब्द कभी आए मीन्स दूध होता है, और जेन मीन्स उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला। तो लैक्टोजेन क्या उत्पन्न करता है, दूध उत्पन्न करता है। फिलहाल ये हार्मोन नहीं है, तो जानकारी के लिए बता दें, जेन शब्द कभी भी आए मीन्स उत्पन्न करने वाला होता है। अब हम बात करें तने की, तो जैसे मान के चलिए ये तना है, जैसे आप लोग बांस देखे होंगे, ये तना है, बांस में से जगह जगह गांठ होती है, और आप लोग देखे होंगे उसी गांठ से ही पत्ती निकलता है, या शाखा निकलता है, या पुष्प निकलता है। क्या निकलता है, पुष्प निकलता है। तो पुष्प, पत्ती या शाखा जहां से भी निकलता है वहां गांठ बन जाता है। तो उस गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नोड कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोड। और दो पर्व संधियों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व, जिसे इंग्लिश में इंटर नोड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। अब यहाँ पे जो तरुण तना है वो रूपांतरित होकर क्या बना रहा है, पुष्प बना रहा है। तो जायज बात है, ये मान के चलिए तना है और इस पे ये पत्तियां निकली हुई हैं, इस पे ये क्या निकली हैं, पत्तियां निकली हुई हैं। अगर हम इसको संघनित कर दें, क्या करते हैं, संघनित कर दें, तो यहाँ एक शब्द हम जोड़ सकते हैं कि तरुण तना का संघनित रूप, यानी रूपांतरित रूप तो है लेकिन कैसा रूप है, संघनित रूप है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या है, नोड, एक नोड हो गया, ये कौन सा नोड हुआ, दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड हो गया, ये चौथा नोड हो गया। ठीक, तो पुष्प के जो भाग होते हैं वो फिर क्या होगा, वो क्या होंगे, वो जाहिर बात है वो पत्तियों के रूपांतरित रूप होंगे। पुष्प के प्रत्येक भाग पत्तियों के रूपांतरित रूप हैं, पत्तियों के रूपांतरित रूप हैं। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं, पुष्प में 4 चक्र होते हैं। तो अभी हम देखें कि पुष्प के 4 चक्री भाग होते हैं, पुष्प के 4 चक्री भाग होते हैं, जिसमें जो पहला भाग होता है उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कैलिस कहते हैं। दूसरे भाग को हम दल पुंज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कोरोला कहते हैं। तीसरे भाग को पुमंग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथे या अंतिम भाग को हम जायांग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम गायनोसियम कहते हैं। अब बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, नाम से अगर हम फोकस करें तो बाह्य दल पुंज, अर्थात अगर हम बाह्य दल को जोड़ भी दें तो यानी क्या हो गया, बाह्य दल हो गया। और पुंज मीन्स क्या होता है, समूह, यानी बाह्य दल का समूह। अर्थात बाह्य दल की अगर हम इकाई की बात करें, बाह्य दल की इकाई यानी बाह्य दल किससे मिलकर बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल पुंज किससे मिलकर बना होता है, बाह्य दल से मिलकर बना होता है, जिसे इंग्लिश में हम सेपल कहते हैं। यह सेपल रंग की बात करें तो ये सामान्यतः इनका रंग हरा होता है, और इसके कार्य की बात करें तो सामान्यतः ये कली को चारों ओर से घेर कर उसकी सुरक्षा करता है, अर्थात कली की सुरक्षा करता है। कभी कभी जैसे गुड़हल में, अगर हम गुड़हल की बात करें, अगर हम गुड़हल की बात करें तो गुड़हल में हम ये देख सकते हैं कि बाह्य दल पुंज के बाहर कुछ संरचनाएं
और भी पाई जाती हैं, कुछ संरचना और भी पाई जाती है जिसे हम कह सकते हैं अतिरिक्त संरचना। उन संरचना को हम क्या कहेंगे? अनुबाह दल कहेंगे। अनुबाह दल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एपिकैलिक्स कहते हैं। एपिकैलिक्स, यहाँ हम इंग्लिश से समझ सकते हैं। एपी शब्द आज के बाद कभी भी आए मीन्स होता है ऊपर या बाहर, ऊपर या बाहर, और कैलिक्स मीन्स बाह दल पुंज, बाह दल पुंज, अर्थात बाह दल पुंज के बाहर जो संरचना पाया जाता है, जैसे गुड़हल में, उसे हम क्या कहते हैं? अनुबाह दल कहते हैं। दूसरा जो चक्र पाया जाता है वो दल पुंज होता है। दल पुंज दो शब्दों से मिलकर बना है, दल और पुंज। तो दल जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। और पुंज में समूह, अर्थात पंखुड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। तो दल पुंज की इकाई क्या हो गई? दल हो गई। जो सामान्यता अगर हम रंग की बात करें तो ये रंगीन होते हैं, ये रंगीन होते हैं, इनमें सुगंध पाया जाता है, इनमें सुगंध पाया जाता है, और इनके ये लक्षण कीट परागण में सहायक होते हैं। कीट परागण में सहायक होते हैं। अब कीट परागण क्या होता है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ बता दें, पंखुड़ी जिसको हम इंग्लिश में पेटल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। जो तीसरा चक्र आता है उसे हम पुमंग कहते हैं। यह नर जन्नांग है। यह क्या है? नर जन्नांग, यानी पुष्प का जो नर जन्नांग है उसे हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पुमंग, इसकी इकाई अर्थात पुमंग किससे मिलकर बना होता है? तो पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। तो पुंकेसर भी क्या होगा? नर जन्नांग होगा। पुंकेसर को इंग्लिश में हम स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर को स्टेमन कहते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। जैसे अगर हम बना लें, ये पुंकेसर है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम पराग कोश कहते हैं। पराग कोश कहते हैं। और ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। अब जो पुष्प का चौथा चक्र या अंतिम चक्र होता है उसे हम जायांग कहते हैं, इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। और गायनोसियम क्या होता है? गायनोसियम मादा जन्नांग होता है। गायनोसियम क्या होता है? मादा जन्नांग होता है। ये मादा जन्नांग है। और ये किससे मिलकर बने होते हैं? इनकी इकाई क्या होती है? स्त्री केसर होती है। स्त्री केसर होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये कार्पेल और पिस्टिल इंग्लिश शब्द जब हम पौधों की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, आकार की पढ़ते हैं, तब इनका बहुत ही अच्छा उसमें बताया गया कि कार्पेल जैसे जितने स्त्री केसर होते हैं उनको हम इंग्लिश में अगर एक है तो मोनोकार्पेलरी, दो है तो बाई कार्पेलरी, तीन है तो ट्राई कार्पेलरी। और ये पिस्टिल वर्ड का उपयोग तब होता है जब एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी नाम से ही दिख रहा है, एक लिंगी पुष्प, दो लिंगी पुष्प, क्या होता है? नाम से दिख रहा, एक लिंग ई। अब यहाँ समझना है, एक मीन्स एक, लिंग मीन्स जन्नांग, चाहे नर हो चाहे मादा, और ई मीन्स रखने वाला या करने वाला। ई मीन्स करने वाला या रखने वाला।
यहाँ ई शब्द याद रखना, हिंदी में बहुत काम देगा। रखने वाला है करने वाला, अर्थात एक जननांग यानी ऐसा पुष्प जिसमें मात्र केवल एक जननांग पाया जाए, चाहे वो नर यानी पुंकेसर है चाहे स्त्री केसर है, उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी। जिसमें दोनों पाए जाएंगे उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो बाह दल है और दल है, ये पुष्प में सहायक का काम कर रहे हैं, अर्थात इन्हें हम सहायक चक्र कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। तो सहायक चक्र दो होते हैं, बाह दल पुंज और दल पुंज, जबकि पुमंग और जायांग यहाँ बहुत ही आवश्यक भाग होते हैं, अर्थात इन्हें हम आवश्यक चक्र कहते हैं, इन्हें हम आवश्यक चक्र कहते हैं। तो हम पुष्प के भागों को इस तरह भी तोड़ सकते हैं कि पुष्प के दो भाग हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। सहायक चक्र दो भाग होते हैं, बाह दलपुंज और दलपुंज, और आवश्यक चक्र दो होते हैं, पुमंग और जायांग। तो आइए हम देखते हैं पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना देखते हैं। अभी आप लोग बताएं कि कोई भी तना है जहां से पुष्प पैदा होता है उसे हम नोड कहते हैं। ये कौन सा भाग है, ये नोड है या पर्व संधि है। पर्व संधि से पुष्प का डंठल निकलता है, ये क्या है, पुष्प का डंठल है। तो पुष्प के डंठल को हम पुष्प वृंत कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत को इंग्लिश में पेडिसल कहता है, पेडिसल कहता है। अब यहाँ पे ये भाग, इस भाग का नाम बहुत अच्छे से देखना, इसे कहते हैं पुष्प आसन, पुष्पासन कहता है। क्या कहते हैं, पुष्पासन। ये दो शब्द से मिलकर बना है पुष्प आसन, इंग्लिश में इसे थैलमस कहता है, अर्थात पूरा पूरा पुष्प जहां पे ये रखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब इसके बाहरी चक्र को देखते हैं, इसके बाहरी चक्र को देखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बाह दल कहते हैं, बाह दल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल कहता है। और बहुत सारे बाह दल मिलकर यानी बाह दल के समूह को हम क्या कहते हैं, बाह दल पुंज कहते हैं, बाह दल पुंज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कैलिक्स कहते हैं। इसके अंदर का भाग जो होता है जिसे हम पंखुड़ी, सामान्यतः क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। ये क्या है, पंखुड़ी, दल या पंखुड़ी, इसे क्या कहते हैं, दल या पंखुड़ी कहते हैं, इंग्लिश में पेटल कहते हैं, इंग्लिश में पेटल कहता है। और इसके समूह को हम दल पुंज कहते हैं, दल पुंज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। सबसे अंतिम चक्र जिसे स्त्री केसर कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। स्त्री केसर है, स्त्री केसर को अगर हम फोकस करें तो इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, सबसे ऊपरी पार्ट को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, इंग्लिश में से स्टिग्मा कहते हैं, इंग्लिश में से स्टिग्मा कहते हैं। नाम से दिख रहा है वर्तिका अग्र यानी वर्तिका का अग्र भाग। तो ये जो नलीनुमा संरचना है इसी भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। और ये जो नीचे फूला हुआ भाग है इसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। नाम से दिख रहा है अंड आशय यानी जहां पे अंड पाया जाता है, अर्थात इसमें क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं,
क्या पाए जाते हैं? बीजांड, ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक, जो तीसरा चक्र है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, ये पुंकेसर है। पुंकेसर जैसे पहले बताया गया, इसके दो भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम पराग कोश कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, पराग कोश जिसे इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं, और तंतु जिसे इंग्लिश में हम फिलामेंट कहते हैं। अब आप लोग ये बता दें कि ये वर्तिकाग्र और अंडाशय ये मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर बनाते हैं, कार्पेल या पिस्टिल बनाते हैं, और ये मिलकर जायांग बनाते हैं, गायनेसियम बनाते हैं। ये दोनों संरचना मिलकर पुंकेसर बनाते हैं, और पुंकेसर को स्टेमन कहते हैं। और बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं। बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं। तो ये ओवरऑल पुष्प की संरचना हुई। जैसा पहला पार्ट क्या है? बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग, और चौथा जायांग। ये 4 चक्रीय भाग इसमें पाए जाते हैं। चूंकि पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन करते हैं, तो लैंगिक जनन की अवस्थाएं अगर हम देख लें तो लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से मुख्य क्या होता है? निषेचन। मुख्य क्या होता है? निषेचन। लैंगिक जनन जिसका डिफिनीशन पहले बताया जा चुका है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है तथा युग्मकों का संयोजन होता है। तो युग्मकों के संयोजन को ही हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के पहले क्या होगा? निषेचन पूर्व घटनाएं होंगी। निषेचन पूर्व घटनाएं, अभी देखते हैं निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। और निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन की बात करें तो निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? युग्मनज बनता है। जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। तो जाहिर बात है निषेचन के पहले क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। तो निषेचन के पहले क्या होगा? युग्मक का निर्माण, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा, नर युग्मक कहीं बन रहा है, मादा युग्मक कहीं बन रहा है, तो दोनों को पास पास अगर संयोजन होना है, दोनों को पास पास आना है, तो क्या होगा? युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण होगा। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में पहला युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर होना है। जबकि निषेचन के बाद, निषेचन पश्चात घटनाओं में क्या होगा? युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, बीजांड से बीज का निर्माण होगा, और अंडाशय से फल का निर्माण होगा। इन सब के परिवर्धन कहाँ होते हैं? निषेचन के बाद, जिसे निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।